लेट्स स्टार्ट विद दैट। कल हमने क्या किया था एंड राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रॉपर एक अमेंडमेंट लेक्चर काइंड ऑफ और एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन दिस व्हाट यू विल फाइंड कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है क्यों एप्लीकेबल होता है। तो मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल बिकॉज रिसिपिएंट पे कंप्लायंस बर्डन दे दिया था। ये कल हमने बहुत अच्छे से समझा था मैम, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड द कंप्लायंस बर्डन ऑन रिसिपिएंट। क्योंकि रिसिपिएंट पे कंप्लायंस बर्डन चला गया इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। अब मैम उसमें स्पेसिफिकली अमेंडमेंट किसके ऊपर है? स्पेसिफिक अमेंडमेंट इज ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन वेरी वेल। तो उसका रिविजन करते हैं। मैम सबसे पहले बोलते हैं कि मेगा एग्जेम्पशन registration chapter, mega exemption chapter, these two chapters have the linkage to goods transport agency। दो चैप्टर है मैम, एक रजिस्ट्रेशन और एक मेगा एग्जेम्पशन है, जिसका लिंकेज कहाँ जाता है? जिसका लिंकेज जाता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन नंबर 1 लिंकेज। मैम नंबर 1 लिंकेज क्या है? द नंबर 1 लिंकेज इज योर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जाते हैं मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रजिस्ट्रेशन में। मैम सपोज इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर रजिस्टर्ड है तब क्या होने वाला है? मैम इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड मैम ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो मैम फर्स्ट लिंकेज इज इफ वी चेक ऑन रजिस्ट्रेशन, इसका पहला लिंकेज अगर हम रजिस्ट्रेशन पे चेक करेंगे तो बिकॉज माय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आई कैन से up to 20 lakh or up to 10 lakh it will not be required to get registered. Up to 10 or up to 20 lakh as the case may be, it will not be required to get registered. But ma'am अगर ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई बात ही नहीं है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं है। मैम व्हाट इफ ये इंटरस्टेट सप्लाई करे सर्विस का, इंटरस्टेट सर्विस का सप्लाई करे, तो यू शुड नो कि रजिस्ट्रेशन में वी हैव ऑलरेडी डन कि मैम अगर इंटरस्टेट सप्लाई भी होता है सर्विस का तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, बट इन केस ऑफ सर्विस अगेन 20 लाख और 10 लाख एज द केस में भी वो लिमिट इज एप्लीकेबल। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीटीए। डन। अब मैम जीटीए के साथ क्या दिक्कत है? जीटीए बोलता है कि इफ जीटीए इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सपोज मैम जीटीए क्या कर रहा है? जीटीए इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट टू अ रिसिपिएंट। किसको प्रोवाइड कर रहा है? जीटीए सर्विस इट इज प्रोवाइडिंग टू अ रिसिपिएंट। इसमें दिक्कत क्या है मैम? सपोज क्या सपोज करना है? फॉर द टाइम बिंग अभी हमने कुछ भी नहीं समझा, बट हम मान रहे हैं कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल टू रिसिपिएंट। मैम हम अभी मान के चल रहे हैं कि जीटीए इज प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड हम मान के चल रहे हैं दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू दैट रिसिपिएंट। अभी क्या है अंदर कंडीशन वो चेक नहीं की, तो इफ मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, और अब मैम किस पे आते हैं? स्पेसिफिकली इस रेसिपिएंट के ऊपर आते हैं। मैम आइदर द रेसिपिएंट, या तो ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा या फिर ये रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा। आइदर द रेसिपिएंट विल बी रजिस्टर्ड और ही विल बी अनरजिस्टर्ड। मैम अगर रेसिपिएंट क्या है? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो नो इशू है, नॉर्मली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कंप्लाई करना होगा, कोई भी इशू नहीं है। ही इज रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट उसको कंप्लाई करना होगा। बट मैम इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा? याद रखना मैम अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल केस में जाते हैं। मैम इसमें भी किस में जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मैम क्या बोलता है? इफ अ पर्सन इज अनरजिस्टर्ड और इवन अ सिंगल, एक सिंगल भी ऐसा सप्लाई होता है, एक सिंगल भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो मैम सेक्शन नंबर 24 पे फिर से आना पड़ेगा। यानी सेक्शन नंबर 24 क्या था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मेरे को सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि इफ एक भी कंप्लायंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आ गया
तो रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये तो है नॉर्मल कहानी। लेकिन मैम फिर हमने ये भी समझा है कि अगर आप बोल रहे हो कि द पर्सन शुड गेट कंपलसरी रजिस्टर्ड, एकदम आंख बंद करके ये मत बोलना मैम कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बार उस सप्लाई को चेक कर लो, एक बार उस सप्लाई को चेक कर लो, कहीं कुछ मेगा एग्जेम्पशन तो नहीं देके रखा है। बिकॉज इफ समथिंग इज मेगा एग्जेम्प्टेड तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? बिकॉज इवन दो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाता, लेकिन ऑलरेडी वो चीज कहाँ कवर्ड है? मेगा एग्जेम्पशन में। तो जो एग्जेम्प्टेड चीज है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है ना। अब इतनी बात चलिए तो ये भी बता दो कि कब ऐसा हो सकता है कि ये जो रिसिपिएंट है बीइंग अनरजिस्टर्ड, लग रहा था कि अंडर सेक्शन 24 ही मस्ट गेट रजिस्टर्ड, बट एक मेगा एग्जेम्पशन आ गया। तो कब ऐसा हो सकता है? तो देखो अभी आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि इफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, मेगा एग्जेम्पशन में दिया है goods transport agency providing service to an unregistered person who does not fall under 7 कैटेगरी। अब मैम ये 7 कैटेगरी क्या है? तो 7 कैटेगरी अभी समझ में आएगी जब मैं पूरा जीटीए को क्विक रिवाइज करूंगी कि यहाँ पे 7 कैटेगरी के ही रिसिपिएंट होते हैं जीटीए के केस में। अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी रिसिपिएंट को तो वो 7 कैटेगरी के रिसिपिएंट है, उन्हीं पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। और अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इन 7 कैटेगरी में नहीं आता है तो इवन आप बोलोगे ये अनरजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ही कॉन्सेप्ट सिर्फ 7 कैटेगरी के रेसिपिएंट को ही एप्लीकेबल होता है। एंड इफ दे आर नॉट 7 कैटेगरी का रेसिपिएंट, आप भूल जाओ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी एप्लीकेबल होगा। फिर मैम और कब ऐसा हो सकता है कि लगेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आने ही वाला है, हम रजिस्टर्ड हो जाए? नहीं होगा। कब? जीटीए अगर कुछ स्पेसिफिक गुड्स को क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मेगा एग्जेम्पशन कहता है अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किस किस चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है, अगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्ट करती है किसको? ऑर्गेनिक मैन्योर। मैम ये तो मेगा एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब जो चीज मेगा एग्जेम्प्ट है तो मेन चीज तो ये है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। और कौन सी चीज हो सकती है मैम? डिफेंस मटेरियल हो सकता है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिफेंस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, दिस आल्सो गिवन इन मेगा एग्जेम्पशन, तो भी आपको क्या नहीं करना, मेगा एग्जेम्प्टेड है तो ये सर्विस चार्जेबल ही नहीं है। और कौन सी चीजें थी मैम? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने किया था। और कौन सी चीज थी? आफ्टर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलीफ मटेरियल थे। अदर देन दिस और क्या क्या था? इट वाज पल्सेस, इट वाज मिल्क, इट वाज फाइबर। ये सब क्या चल रहा है? ये सारी की सारी चीजें। अगर मैम और क्या था? एक और चीज थी न्यूज़पेपर, मैगजीन। ये सब चीजें इफ यू ट्रांसपोर्ट, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इसको ट्रांसपोर्ट करता है तो ये तो वैसे ही मेगा एग्जेम्प्टेड है, तो तुम रिसिपिएंट को भी क्यों चेक करोगे? तो यहाँ पे कहने का मतलब कल ये था, हमने अब तक जो पढ़ा कि मैम व्हेन इट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जब तुम्हारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी स्पेसिफिकली, सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 ये चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इनका रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए। तो अभी मैंने सिर्फ ये बोला अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो इफ अनरजिस्टर्ड है तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड या 10 लाख का थ्रेशोल्ड, और अगर ऑलरेडी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मेरा रजिस्टर्ड है तो बात ही भूल जाओ। फिर मैम रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा इफ द सप्लाई इज नॉट एग्जेम्प्ट। और मैम अगर रिसिपिएंट मेरा अनरजिस्टर्ड है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा अगेन इफ द सप्लाई इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो मतलब आप बार बार बोल रहे हो इवन इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन आई हैव टू चेक मेगा एग्जेम्पशन। यस। अब मैं आती हूँ डिटेल में। तो मैम अभी हमने क्या समझा है कि व्हेन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी,
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज हैविंग एन ऑप्शन। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास मैम एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या है मैम? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास ऑप्शन है कि आइदर इट कुड पे टैक्सेस एट 5% और इट कुड पे टैक्सेस एट 12%। दो ऑप्शन दिए हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, आइदर पे एट 5% और पे एट 12%। सपोज मैम अगर ये बोलता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की आई वांट टू पे द टैक्सेस एट 12%, तो मैम इसका मतलब है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है। और नो मैम मैम 5%। अरे ये सही है ना? इफ इट चूजेस 12%, इफ इट चूजेस 12%, तो इसका मतलब ये है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोल रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि रिसिपिएंट क्या करेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीएसटी पे करेगा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जाके गवर्नमेंट को वो टैक्सेस पे करके आ जाएगा। दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। मतलब कंप्लायंस बर्डन अभी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अपने आप उठा के रखा है। बट मैम वन मोर थिंग, इफ दे ऑप्ट फॉर 12%, अगर वो 12% ऑप्ट करते हैं तो मैम क्या आईटीसी मिलेगा जीटीए को? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आईटीसी मिलेगा क्या? यस बिल्कुल मिलेगा। मैम समझाओ इस चीज को थोड़ा डिटेल में, वापस जाते हैं। तो मैम व्हेन इट कम्स टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये रही गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कुछ तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी। there would be certain output tax liability in case of गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, डेफिनेटली। मैम जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्टेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो यहाँ पे जब उसने कुछ सर्विसेज ली होगी तो वो भी तो जीएसटी पे करके आया होगा, तब उसने भी जीएसटी पे किया होगा। मतलब मैम क्या ये जीएसटी दैट हैज बीन पेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैन इट टेक आईटीसी ऑफ दैट? Yes, it can take ITC because it has choose to pay at 12% forward charge mechanism. ज्यादा टैक्स भर रहे हो तो यू कैन टेक आईटीसी, नो इश्यूज इन दैट। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि यस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पर्सपेक्टिव से बोले तो इफ इट पेज टैक्सेस एट 12%, यस आईटीसी दे कैन यूटिलाइज, वो आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैम अब हम सपोज करो, क्या सपोज करवाते हो कि मैम ये देखो, ये कौन है अगेन? ये हो गया मेरा जीटीए, ठीक है, ये मेरा जीटीए है और ये है कोई रिसिपिएंट, ठीक है, ये कौन है मेरा रिसिपिएंट। तो एक रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। ये मेरा सपोज करो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर द टाइम भी। मैम रिसिपिएंट ने जब क्या किया होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज ली होंगी। My recipient is taking the service from this goods transport agency. तो मैम पता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने क्या किया होगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने इनवॉइस बना के दिया होगा। He would have given the invoice. Yes, exactly. इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, यस। इनवॉइस में जीएसटी होगा, यस। मैम ये जो पर्सन है he would have paid for value of supply, यस। इसने क्या पे किया होगा? जीएसटी भी पे किया होगा। मैम why he is paying now to supplier? because अभी जीटीए ने चूज किया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चूज किया इसलिए तो जीएसटी ही इज पेइंग टू ये सप्लायर कि लो भैया ये ना मेरे पार्ट का जीएसटी। नाउ मैम ये क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को जाके ये डिपॉजिट कर देगा एज एन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और ये आईटीसी उसने क्लेम कर लिया। मैम बोलना क्या चाह रहे हो? मैम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पहले हम जीटीए के आईटीसी के बारे में सोच रहे थे, पहले हम किसके आईटीसी के बारे में सोच रहे थे? जीटीए के आईटीसी के बारे में वी वर थिंकिंग अ लॉट। अब हम सोचते हैं मैम व्हाट अबाउट दिस रिसिपिएंट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये जो अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज पेड राइट नाउ, वुड ही गेट द क्रेडिट ऑफ दिस जीएसटी? बिकॉज GTA is paying at 12%। मैम क्वेश्चन ही नहीं आता, ये बिल्कुल डेफिनेटली ही विल गेट द आईटीसी। इसको थोड़ी ना मतलब है कि वो 12% पे कर रहा है या 5% पे। बिकॉज रिसिपिएंट इज पेइंग द टैक्सेस ही विल क्लेम आईटीसी। आप ये कहना चाहते हो कि वेदर जीटीए चूजेस 12%, वेदर जीटीए चूजेस 5%, मेरे रिसिपिएंट के आईटीसी पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले मैम इफ जीटीए चूजेस 12% तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सिंपल मैकेनिज्म चल रहा है, ही कैन क्लेम आईटीसी। बट मैम अगर
जीटीए ने चूज किया कि आई वांट टू पे द टैक्सेस एट 5%। अब मेरा जीटीए बोलता है, अगेन ये क्या है मेरा जीटीए, ठीक है, ये कौन हो गया मेरा रिसिपिएंट। तो मैम अगेन जीटीए बोलता है कि आई विल पे टैक्सेस एट 5%, और मुझे कंप्लाइंस बर्डन नहीं लेना। अभी यू विल कम टू नो कि देयर इज एन ऑप्शन गिवन टू जीटीए कि यू कैन टेक अ कंप्लाइंस बर्डन की इवन 5% है, और 5% के बाद भी वो बोलेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिसिपिएंट फॉलो नहीं करे, मैं सारे के सारे कंप्लाइंसेस करने के लिए रेडी हूँ। याद आया? तो जीटीए को जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट ही ये है, द अमेंडमेंट इन केस ऑफ जीटीए कि जीटीए इज नाउ हैविंग ऑप्शन कि अगर जीटीए को इवन 5% पे भी टैक्सेस पे करना है तो वो चूज कर सकता है कि आई विल डू ऑल द कंप्लायंसेस इंस्टेड ऑफ दैट रिसिपिएंट, और ये डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा, किसको? कमिश्नर ऑफ जीएसटी को डिक्लेरेशन देना होगा कि इवन आई हैव चूजन 5%, स्टिल आई वांट कि कंप्लायंसेस विल बी डन बाय मी। यही अमेंडमेंट है। अब मैम अगर जीटीए ने ऑप्शन चूज किया 5% का, ठीक है, एंड उसने 5% चूज करने के बाद भी बोला कि नहीं भैया कंप्लायंसेस मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू द कंप्लायंसेस, इसका मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल, वो सीधे बोल रहा है कि मुझे 5% पे टैक्स पे करना है, एंड आई डोंट वांट टू डू द कंप्लायंसेस, आई डोंट वांट टू डू द कंप्लायंसेस इन सच अ केस when you know कि GTA wants to pay taxes at 5% and they do not want to do the compliances, तो उसका सीधा मतलब है मैम रिसिपिएंट को सारी गाथा करनी पड़ेगी, रिसिपिएंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस। तो मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में when my recipient is paying the taxes, उसने 5% पे टैक्स पे करके आना है, तो मैम when recipient is paying the taxes at 5% he will claim the ITC, तो भी आईटीसी क्लेम करेगा। मतलब इतना सब कुछ बोलने का ये है कि वेदर जीटीए चूजेस 5% और वेदर जीटीए चूजेस 12%, इन केस ऑफ 5% वेदर जीटीए चूजेस कि नहीं आई विल डू ऑल द कंप्लायंसेस, मतलब फॉरवर्ड चार्ज ही रहने दो, आई विल डू ऑल द कंप्लायंस, और वेदर जीटीए चूजेस कि नहीं यू हैव टू डू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, व्हाटएवर इज द केस रिसिपिएंट का आईटीसी विल बी इंटैक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद आया कल का सब कुछ? तो दिस वाज माय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पहला कॉन्सेप्ट, दैट वाज जीटीए। अब जाते हैं मैम जीटीए कैसे पता कि जीटीए टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले मेगा एग्जेम्पशन पे जाएंगे। मेगा एग्जेम्पशन में क्या लिख के रखा था? मेगा एग्जेम्पशन हैज क्लियरली रिटन दैट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड। क्या लिखा है? मेगा एग्जेम्पशन में लिखा है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड इज मेगा एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस एंड कोरियर सर्विस। तो उसमें क्लियर लिखा है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड is mega exempted except goods transport agency and courier service, that is courier agency। इन दोनों को छोड़ के एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। तो उससे पहली चीज तो ये पता चली मुझे मेगा एग्जेम्पशन से कि जीटीए चार्जेबल टू टैक्स, बट मैम फिर जीटीए चार्जेबल टू फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये कहां से पता चला? बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो समवेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। बट मैम देयर आर कंडीशंस फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि ये सारी कंडीशन कंप्लाई होंगी देन ओनली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब at some places forward charge mechanism is also applicable to my GT। याद आया? अब जाते हैं पूरे सर्विस के ऊपर, जो प्योरली हमने सर्विस करके रखी थी उसके ऊपर जाते हैं। मैम व्हेन इट कम्स टू जीटीए सर्विस बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म स्टेट्स कि व्हेन जीटीए प्रोवाइड द सर्विस टू रिसिपिएंट एंड दिस रिसिपिएंट शुड बी 7 कैटेगरी का रिसिपिएंट। मैम व्हेन GTA provides service to recipient and this should be 7 category का recipient, and GTA chooses I want to pay taxes at 5% and GTA does not take the option कि I want to do the compliances, so does not take option।
अगर ये सारी कैटेगरी कंप्लाई होती है, क्या क्या कंप्लाई होता है कि मैम रिसिपिएंट कौन सा है, दैट 7 कैटेगरी का रिसिपिएंट वी विल स्टडी राइट नाउ. 5% चूज करा है जीटीए ने कि आई वांट टू पे टैक्सेस एट 5% एंड आई डज नॉट टेक द कंप्लायंसेस बर्डन. इन सच अ केस, अगर ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, तो यू विल से कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अप्लाई. फिर से में, बिकॉज अगेन यू विल चेक व्हाट मेगा एग्जेम्पशन. ठीक है, यू हैव टू चेक मेगा एग्जेम्पशन. मैम वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी है? 7 कैटेगरी इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर कोऑपरेटिव सोसाइटी, then your normal society, then your factory, then any registered person, then partnership firm, LLP, whether registered or not registered. 1 2 3 4 5. और क्या आएगा इसके बाद? आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बाद इट इज बॉडी कॉर्पोरेट. तो ये सारे के सारे 7 कैटेगरीज में आते ही. अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फैक्ट्री हो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हो, फर्म हो, सीटीपी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, इनमें से कोई हो, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि इनमें से अगर कोई हो, तो इन दैट केस सबसे पहले तो यस यू आर दैट कैटेगरी का रिसिपिएंट, जिसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो हम चेक करेंगे. ठीक है मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चेक किया, हम इन्हीं कैटेगरी के रिसिपिएंट है, वी आर अंडर 7 कैटेगरी रिसिपिएंट, लेकिन फिर भी पता है मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल नॉट अप्लाई टू अस. व्हाई? रिमेंबर मेगा एग्जेम्पशन में क्या देके रखा है? फिर से मेगा एग्जेम्पशन कहता है कि इवन द पर्सन इज रजिस्टर्ड पर्सन, इवन द पर्सन इज व्हाट? अ रजिस्टर्ड पर्सन. इवन तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन the person is registered for the purpose of TDS deduction only. Central government, state government का unit, central department का any unit that has been registered specifically for the deduction of TDS, उसका simple meaning ये है कि तुमको क्या नहीं करना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल इवन यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, बट द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज TDS डिडक्शन. याद आया? तो मतलब मैम सबसे पहले आप ये बोलो, इन केस ऑफ जीटीए चेक करो कहीं जीटीए सप्लाई वो तो नहीं कर रहा. कौन सा सप्लाई? जो गुड्स आपने बताए थे, मैन्योर वगैरह ये सारे. इफ जीटीए सप्लाइंग दोज गुड्स, तो भूल ही जाओ कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज, बिकॉज ऑल टुगेदर मेगा एग्जेम्पशन. फिर तो आप रिवर्स चार्ज भी मत सोचो, आप क्या मत सोचो, फॉरवर्ड चार्ज भी मत सोचो, बिकॉज गुड्स कौन से? ऑर्गेनिक मैटर, न्यूज़पेपर, वो वाले एग्रीकल्चर, वो गुड्स है, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन की बात, फिर तो कौन सी बात नहीं आएगी, ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ना फॉरवर्ड, बिकॉज इट इज मेगा एग्जेम्प्टेड. ठीक है. देन मैम अगर ये अदर देन दिस सप्लाई है, अदर सप्लाई दैट इज दिस इज नॉट दैट गुड, तो सबसे पहले चेक करो मैम, क्या चेक करें? रिसिपिएंट कौन सा रिसिपिएंट है? इज इट दैट 7 कैटेगरी का रिसिपिएंट? यस मैम, वो 7 कैटेगरी का ही रिसिपिएंट है. तो मैम 7 कैटेगरी का रिसिपिएंट अगर है एंड रजिस्टर्ड पर्सन है, कहीं वो टीडीएस पर्पस के लिए तो रजिस्टर्ड नहीं है. अगर वो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, तो इवन आफ्टर फॉलिंग अंडर द 7 कैटेगरी कुछ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैम he is not falling under the 7 category. अगर 7 कैटेगरी में नहीं है, तो वैसे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. मैम अगेन द पर्सन इज फॉलिंग अंडर द 7 कैटेगरी, बट इट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. वो पर्सन ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है. तो मैम इफ द पर्सन इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक, क्या चेक करना है कि 7 कैटेगरी में फॉल करता है लेकिन अनरजिस्टर्ड है, तो अंडर सेक्शन 24 गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ड्यू टू आरसीएफ. बट अगर कहीं पे कुछ मेगा एग्जेम्पशन है तो ठीक है, अदरवाइज ओके, यू हैव टू कंपलसरी गेट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. मतलब सीधा है कि मैम एक चीज और बता दो, हु इज द रिसिपिएंट? कैसे पता चलेगा कि हु इज द रिसिपिएंट? तो हमने ये भी पढ़ा है, रिसिपिएंट वो पर्सन होता है जो क्या पे करता है. रिसिपिएंट इज द पर्सन हु विल बी पेइंग फ्रेट. मैम एफओबी के केस में फ्री ऑन बोर्ड, हु इज पेइंग? कंसाइनी. सीआईएफ के केस में हु इज पेइंग? कंसाइनर इज पेइंग द फ्रेट. तो वो हो गया तुम्हारा रिसिपिएंट. तो दिस कंप्लीट्स माय एंटायर
एक्सप्लेनेशन अबाउट जीटीए, और एक ही अमेंडमेंट है जीटीए में कि जीटीए को चॉइस दे दिया है कि चाहे तो अब वो इवन इन केस ऑफ 5% वो बोलेगा कंप्लायंस बर्डन मुझे चाहिए, तो तुम कंप्लायंस बर्डन उस पर शिफ्ट कर सकते हो। क्विक स्टेप वाइज रिव्यू करते हैं अपन कि स्टेप वाइज हमें जीटीए में क्या क्या करना होता है। तो मैम सबसे पहले, डोंट इंटरप्ट राइट नाउ, जीटीए में सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ जीटीए। जीटीए में सबसे पहली स्टेप क्या होती है मैम? सबसे पहले आपको पता है जीटीए में टैक्स रेट देखना है कि जीटीए ने 12% चूज किया या जीटीए ने 5% चूज किया। मैम अगर जीटीए 12% चूज करता है उसका मतलब है जीटीए वांट्स टू गो फॉर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो मैम आईटीसी विल बी अवेलेबल टू जीटीए। जीटीए को आईटीसी अवेलेबल होगा। मैम इफ दे वांट टू गो फॉर 5%, तो 5% का मतलब है दे आर चूजिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है मैम, वेदर जीटीए चूजेस 12% और 5%, चाहे 12% हो या 5% हो, इन दैट केस रिसिपिएंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर 12% और 5% रिसिपिएंट का आईटीसी उसे मिलेगा ही मिलेगा। ओनली जीटीए को तब मिलेगा व्हेन ही इज पेइंग एट 12%। मैम क्या 5% जैसे ही जीटीए बोलता है कि आई ऑप्ट फॉर 5%, तो क्या कंपल्सरी वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ही लगेगा उस रिसिपिएंट पे? नहीं, पहले चेक करो क्या दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक जीटीए पे डिपेंड करता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा या नहीं, और दूसरा रिसिपिएंट के 7 कैटेगरी में फॉल होता है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। मैम जीटीए का मतलब क्या, इवन जीटीए ने चूज किया भाई 5% पे टैक्स पे करना है, बट जीटीए कहता है कि ओवरऑल कंप्लायंस बर्डन मुझे करना है, तो फॉरवर्ड पे आ जाओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल। बट मैम व्हेन जीटीए कहता है कि कंप्लायंस बर्डन मैं फॉलो नहीं करूंगा तो भी मे बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल, अभी भी मे ही है। क्यों मे है मैम? सबसे पहले अब चेक करो क्या रिसिपिएंट 7 कैटेगरी का है और कोई मेगा एग्जेम्पशन तो नहीं है। मैम सपोज कि यहाँ पे बोलते हैं कि चलो 7 कैटेगरी चेक करने के लिए पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिसिपिएंट कौन है। तो ऐसे बताया था ना, रिसिपिएंट इज द पर्सन हु पेज द फ्रेट। कंसाइनर इन केस ऑफ सीएफ और एफओबी के केस में कंसाइनी क्या करता है, फ्रेट पे करता है। इसके बाद बोलते हैं कि चलो मैम रिसिपिएंट कैसे आइडेंटिफाई 7 कैटेगरी का है, तो दिस आर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फैक्ट्री है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं। अगर इन तीन में से कोई हो तो तुम 7 कैटेगरी में हो। क्या यस हम 7 कैटेगरी में आरसीएम कंफर्म एप्लीकेबल होगा? फिर से बोलता है मे। और मैम नहीं है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, तो यू आर नॉट इन 7 कैटेगरी, भूल जाओ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। मैम यस आई एम इन द 7 कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, बस चेक कर लेना मेगा एग्जेम्पशन तो नहीं है। और अगर मैम रजिस्टर्ड हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी चेक करना कि कोई मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल हुआ तो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। मैम यहाँ पे क्या होगा, इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड, फिर कैसा मेगा एग्जेम्पशन? रिमेंबर इवन यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन बट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो भी तुमको क्या नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। और मैम अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वी डू नॉट फॉल अंडर 7 कैटेगरी, तो जो 7 कैटेगरी में आते नहीं वैसे भी उनको क्या नहीं लगता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता ही नहीं है। दिस इज द एंटायर चार्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप की जीटीए में सोचना क्या क्या होता है एंड क्या जीटीए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, 1% की भी गुंजाइश नहीं है कि मैं बोलूं